तो रामायण युग हो या 21वीं सदी, लंकापति के अहंकार में लंका हमेशा जली ही है। खैर, यहाँ बात रामायण या फिर किसी धर्म की नहीं है, यहाँ बात है वास्तविकता की, श्रीलंका देश के लीडर्स के गलत फैसलों की, जिसकी वजह से आज श्रीलंका में चारों ओर त्राहिमाम मचा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, आज के द मिडिल क्लास ओपिनियन के इस सेशन में हम बात करेंगे श्रीलंकन क्राइसिस और इससे जुड़े विभिन्न पहलुओं की। So it all started in the form of a 2-day-long peaceful protest when tens of thousands of protesters gathered in front of President's office against the Rajpaksha clan, which was ruling the Lankan government at that moment of time. From a peaceful 2-day protest, it became more violent with the time and completed its 100 days on 18 July 2022. And in these 100 days, there were a hell lot of hustle and bustle all over Sri Lanka. श्रीलंकन गवर्नमेंट और राजपक्षा वंश के खिलाफ शुरू हुए इस विद्रोह के 100 दिन पूरे हो चुके हैं और इन 100 दिनों में श्रीलंका कई सारे अंतरिम व राजनीतिक घटनाओं का गवाह बना। खान पान की वस्तुएं और दवाइयों की कमी से लेकर के पेट्रोल और डीजल की किल्लत तक ने श्रीलंकाई जनता की कमर तोड़ के रख दी है और ऐसी भयावह स्थिति के बारे में सोचकर भी दिल दहल उठता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन सब के पीछे आखिर कारण क्या था, कौन और क्यों है इन हालातों का जिम्मेदार और 100 दिनों के बाद क्या है श्रीलंका के हालात, और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इस घटना से हमें क्या सीख मिलती है। तो इन सब की शुरुआत होती है साल 2019 में, जब आजादी के 70 सालों में श्रीलंका के ऊपर इस सबसे बड़े संकट की शुरुआत हुई, जब महंगाई दर ने एक अलग ही तेज रफ्तार पकड़ी, विदेशी मुद्रा खत्म होने को आई, दवाइयों की किल्लत हो गई और तो और रोजमर्रा के सामानों के दाम आसमान छूने लगे। The crisis is said to have begun due to two main reasons, that are decline of tourism in Sri Lanka and second, the increase in foreign debt, or we can say the problem of money creation. तो मोटे मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो श्रीलंका के इस संकट की दो मुख्य वजह रही। पहली कि उसके पर्यटन क्षेत्र में कमी आई और दूसरी कि विदेशी कर्ज उसके ऊपर बढ़ता ही चला गया। तो आइए एक एक करके इन दोनों वजहों को संक्षेप में जानने की कोशिश करते हैं। So there were again two main reasons of decline in tourism of Sri Lanka. So the very first reason was the 2019 Easter bombings which happened in Sri Lanka on 21st of April. On 21st April 2019, 3 churches and 3 luxury hotels in commercial capital Colombo were targeted in a series of coordinated Islamist terrorist suicide bombings. 21 अप्रैल 2019 को 3 सुसाइड बॉम्बर्स ने 3 अलग अलग जगह चर्चेस और लग्जरी होटल्स में तबाही मचा दी, जिसकी वजह से विदेशी सैलानियों में एक डर का माहौल आ गया और वह श्रीलंका टूरिज्म का एक हिस्सा बनने से कतराने लगे। फिर उसके बाद आता है भयावह कोविड-19 क्राइसिस। दुनिया के सभी बड़े देशों की तरह श्रीलंका को भी कोविड-19 ने एक तगड़ी मार लगाई। इसकी वजह से वहां का टूरिज्म, जो कि श्रीलंका की इकोनॉमी का सबसे अहम भाग है, उसमें एक बार फिर से और भी ज्यादा भारी गिरावट आ गई। वैसे तो दुनिया के विभिन्न देशों ने कोविड-19 की मार झेली है, लेकिन समय रहते ही वह उससे उभर भी गए हैं। लेकिन श्रीलंका के साथ ऐसा ना हो पाया, जिसके जिम्मेदार उस समय के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को माना जाता है, जो कि क्रमशः गोटाबाया राजपक्षा और महिंदा राजपक्षा थे। तो अब आते हैं दूसरी समस्या पे, यानी कि टू द प्रॉब्लम ऑफ मनी क्रिएशन एंड फॉरेन डेट्स ऑन द आइलैंड स्टेट श्रीलंका। 2019 से पहले बढ़ते टूरिज्म को देखते हुए श्रीलंका ने बहुत सारे बड़े देशों से डेवलपमेंट के नाम पे उधार लेना शुरू कर दिया था, जिनमें से सबसे बड़ा उधार उसे चाइना ने दिया था। कहते हैं कि चाइना ने अपने डेट ट्रैप पॉलिसी के अंतर्गत श्रीलंका को उधार देकर अपने जाल में फंसाया। अब डेट ट्रैप पॉलिसी क्या होती है, आइए ये भी जानते हैं। तो डेट ट्रैप पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी होती है जिसमें कोई भी एक देश दूसरे देश पे कब्जा करने की नीयत से उसको बहुत सारे पैसे उधार में देता है, और जब वो देश पैसे नहीं लौटा पाता तो वो देश जिसने उधार दिए थे वो उस देश पे कब्जा करना शुरू कर देता है, जैसा कि चाइना ने किया था श्रीलंका के साथ। साल 2019 से पहले श्रीलंका ने हम्बनटोटा पोर्ट के डेवलपमेंट के नाम पे चाइना से एक अच्छा खासा कर्ज लिया था। फिर उसके बाद इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते श्रीलंका उस लोन की भरपाई करने में असमर्थ रहा और बदले में चाइना ने चाइनीज हार्बर इंजीनियरिंग कंपनी के द्वारा श्रीलंका के उस हम्बनटोटा पोर्ट पर कब्जा कर लिया। 2019 से पहले श्रीलंकन गवर्नमेंट द्वारा लिए गए लोन्स का बोझा श्रीलंका पे बढ़ता ही जा रहा था। फिर आता है 2019 का क्राइसिस, यानी कि कोविड-19 और ईस्टर बॉम्बिंग जैसे इंसिडेंट्स, यानी कि ऐसे इंसिडेंट्स जिनकी वजह से वहां की इकोनॉमिक क्राइसिस और भी ज्यादा बढ़ गई।
यानी कि एक तो पहले से श्रीलंका के सर पर विदेशी कर्ज का बोझ था, ऊपर से कोविड-19 और ईस्टर बॉम्बिंग जैसी आपदाओं ने उसका आर्थिक संकट और भी गहरा कर दिया। इस आर्थिक संकट से बचने के लिए श्रीलंकन गवर्नमेंट ने, जो कि पूरी तरह से डोमिनेटेड थी राजपक्षा फैमिली के मेंबर से, उसने बहुत सी गलत पॉलिसीज का गठन किया, उसने बहुत सी गलत डिसीजंस लिए, जिसकी भरपाई श्रीलंका को आने वाले दिनों में करनी पड़ी। तो विदेशी कर्ज चुकाने के लिए श्रीलंकन गवर्नमेंट ने कई सारी पॉलिसीज बनाई, जिनमें से पहली पॉलिसी थी कि वैल्यू एडेड टैक्सेस के दर में कटौती, जिसके अंतर्गत उसने सबसे पहले वैल्यू एडेड टैक्सेस को कम किया। श्रीलंकन गवर्नमेंट का यह मानना था कि अगर हम वैल्यू एडेड टैक्सेस को कम कर देंगे तो लोग चीजों को पहले से भी ज्यादा खरीदेंगे, जिसकी वजह से कम ही सही लेकिन ज्यादा मात्रा में वैल्यू एडेड टैक्सेस सरकार के खाते में आएंगी। लेकिन हुआ इसका उल्टा विपरीत। कोविड-19 क्राइसिस के आने से लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी जरूरत की चीजों तक ही सीमित रह गए और श्रीलंकन गवर्नमेंट का ये दांव उल्टा पड़ गया। फिर आती है श्रीलंकन गवर्नमेंट की दूसरी सबसे बड़ी गलती, जो कि था देश को ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ ले जाना, यानी कि किसी भी तरह के सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स और सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स का यूज अपने देश की फार्मिंग एक्टिविटीज में पूरी तरह से बंद करना। A sudden ban on the use of synthetic fertilizers and synthetic pesticides resulted in the decline of the agriculture production of Sri Lanka. सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स और सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स के बैन के पीछे, या फिर कह लें कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में स्विच करने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था इंपोर्ट्स ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स एंड सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स, क्योंकि श्रीलंकन फार्मिंग में यूज होने वाले सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स आमतौर पर बाहर के देशों से इंपोर्ट्स आते थे। तो सरकार ने यह सोचा कि वैसे ही ऑलरेडी हमारे ऊपर इतने सारा विदेशी कर्ज है, तो उसमें अगर हम फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के इंपोर्ट पे बैन लगा देंगे तो हमें विदेशों से ये सारी चीजें मंगाने में कम पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन एकदम से फर्टिलाइजर्स और सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स का यूज बंद करके बिना किसी प्रायर एक्सपीरियंस के ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ स्विच करने से वहां की सारी फसलें नष्ट हो गईं और इसका प्रभाव पड़ा चावल और चाय की खेती पर, जो कि श्रीलंका के दो मेजर फार्मिंग एक्टिविटीज हैं, जो कि श्रीलंका की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। So due to such failed policies and decisions by the Sri Lankan government, the foreign debt gradually increases to $7 billion as compared to the foreign reserve of $1.9 billion only. So now let's see who and why is responsible for the crisis and the present condition of Sri Lanka. श्रीलंका में आज जो भी स्थिति है उसका सबसे बड़ा दोषी माना जा रहा है राजपक्षा फैमिली को। जी हाँ, राजपक्षा फैमिली, जो कि एक ऐसी फैमिली है जिसने श्रीलंकन पॉलिटिक्स में वर्षों तक राज किया है। राजपक्षा फैमिली इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फैमिलीज इन द श्रीलंकन पॉलिटिक्स। At the time of the crisis and the protest, Gotabaya Rajapakse was the president of the island nation. Mahinda Rajapakse was the prime minister of the nation, and there was a time in 2021 when 9 ministerial berths of the Sri Lankan government were held by the members of the Rajapaksa family. राष्ट्रपति पद पर रहते हुए गोटाबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए महिंदा राजपक्षे ने बहुत से गलत डिसीजंस लिए, जिनकी वजह से आज श्रीलंका के ये हालात हैं। ये वही डिसीजंस थे जो हमने अभी कुछ देर पहले डिस्कस किए, जैसे कि डिक्रीज इन द टैक्स रेट्स, स्विचिंग टू ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड डेट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री वर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द वर्स्ट पॉलिसीज एंड डिसीजंस ऑफ राजपक्षा ब्रदर्स। अपने गलत फैसलों के चलते राजपक्षा ब्रदर्स को कई सारे मुसीबतों का सामना करना पड़ा, जैसे कि प्रदर्शनकारी जनता के द्वारा उनके घरों का जलाया जाना, उनके ऑफिसेस पे कब्जा करना, और अब नौबत ये आ गई है कि गोटाबाया राजपक्षा देश छोड़ चुके हैं और महिंदा राजपक्षा भी भागे भागे फिर रहे हैं। नौबत ये आ गई है कि अभी तक वो जितने भी देशों में गए हैं सब ने उन्हें अपने यहाँ का मेहमान बनाने से इनकार कर दिया है, क्योंकि उनका ये मानना है कि जो राष्ट्रपति अपने देश की जनता को भूखों मरने के लिए छोड़कर आ सकता है, हम उसकी मेहमान नवाजी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया ने देखा कि इन दोनों भाइयों की वजह से, या कह ले कि उस पूरी फैमिली की वजह से श्रीलंका की जनता को इतनी दिक्कतें उठानी पड़ी। तो आइए बात करते हैं कि इन 100 दिनों में, इन 100 डेज ऑफ प्रोटेस्ट में श्रीलंकाई जनता को क्या क्या मुसीबतें झेलनी पड़ी और श्रीलंका में ऐसी कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। As we have earlier discussed in this video, that this revolt was started in a peaceful manner and tens of thousands of protesters started camping in front of President's office. It turned violent when so-called supporters of the government, which are said to be hired muscle men from the Rajpaksha brothers, started beating out protesters from the camping area.
In these 100 days, people starved for food, medicines, and fuels and became more violent than ever because of the stubborn nature of the government. खाने पीने की वस्तुएं, दवाइयां और ईंधन के साथ साथ बिजली का भी संकट ऐसा था जो श्रीलंका को बुरी तरह से अंधकार में ढकेले हुए था। 24 घंटे में से सिर्फ 4 घंटे की बिजली श्रीलंकन सिटीजन्स को मिल पाती थी, जिसमें भी श्रीलंकन एनर्जी मिनिस्टर ने यह आदेश दिया था कि सड़कों की स्ट्रीट लाइट को बंद कर दिया जाए, क्योंकि इसमें भी बहुत ज्यादा बिजली की खपत हो रही है और इससे बिजली की आपूर्ति करना और भी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। पेपर की कमी के चलते बच्चों के एग्जाम्स तक को स्थगित कर दिया गया और उनके स्कूलों पे ताला लग गया। और तो और श्रीलंका के पास इतनी धनराशि भी नहीं बची कि वह राजपक्षा भाइयों के इस्तीफे के बाद दोबारा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के इलेक्शंस करवा सके। इसी वजह से उन्होंने वहां के फाइनेंस मिनिस्टर जो कि थे रनिल विक्रमसिंघे, उनको ही एक्टिंग प्रेसिडेंट और एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर घोषित कर दिया। तो इस वक्त श्रीलंका के एक्टिंग प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर और तो और फाइनेंस मिनिस्टर हैं रनिल विक्रमसिंघे। वहीं पेट्रोल, डीजल और एलपीजी जैसे ईंधन खरीदने के लिए लोगों को बकायदा पास इशू किए जा रहे हैं, जिसको दिखाकर उन्हें हफ्ते भर के ईंधन का कोटा दिया जाएगा। और वो भी तब पॉसिबल हो पा रहा है जब दुनिया भर के देश इंक्लूडिंग इंडिया उनकी मदद को आगे आए हैं। श्रीलंका के हालात को मद्देनजर रखते हुए वहां के कई सारे नागरिक दूसरे देशों को पलायन कर रहे हैं। श्रीलंका के सबसे करीब देश यानी कि भारत ने अभी तक कई सारे श्रीलंकन रिफ्यूजीज को अपने यहाँ पनाह दे दी है, और जिन लोगों की इतनी हैसियत नहीं है कि उस देश से पलायन कर सके, वो वहां घुट घुट के रह रहे हैं, वो अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। इन 100 दिनों के अंतराल में श्रीलंका ने अपने इतिहास के सबसे काले दिन देखे हैं, और यह दिन किसी भी देश के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। तो आइए जानते हैं कि ऐसे कौन सी सीख हैं, ऐसे कौन से आउटकम्स हैं फ्रॉम द क्राइसिस ऑफ श्रीलंका, जिनसे हमें या फिर दुनिया के विभिन्न देशों को सीख लेने की जरूरत है। तो किसी भी देश की सरकार को सरकार यूं ही नहीं कहा जाता, बल्कि सरकार के सरकार कहला जाने के भी कुछ मायने होते हैं। इसलिए किसी भी देश की सरकार को कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने देश की जनता को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, और जो फैसले देश के हित में ना हो उसे ना लेना ही सही विकल्प होता है। किसी भी देश की सरकार को सबसे पहले अपने देश की बुनियाद को मजबूत करना चाहिए और उसके बाद ही दुनिया के सामने किसी भी तरह का दिखावा करना चाहिए, क्योंकि अगर कमजोर बुनियाद पे कितनी भी बड़ी इमारत बना लो, वो एक ना एक दिन ढह जरूर जाती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ श्रीलंका देश की मंगल कामना करते हुए मैं हर्षित कनौजिया आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।